गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यूनिट फर्स्ट जो कि उसका टॉपिक यूनिट का नाम है मेजर कंसीडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन। इसका फर्स्ट लेक्चर आज देखेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए जब भी हम मशीन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, और फ्लक्स के पाथ। मशीन कोई भी हो, या इंडक्शन है या फिर सिंक्रोनस है या फिर ट्रांसफार्मर है, फ्लक्स का मेन रोल है। और फ्लक्स अगर सही से लिंक नहीं हो, स्टेटर और रोटर के बीच में फ्लक्स का लिंकेज, या ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में अगर लिंकेज सही से नहीं होगा तो मशीन इफिशिएंटली काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि कम से कम एमएमएफ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स मिल जाए। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, फ्लक्स जो होगा ये होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। सिमिलर वे में जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस। अब अगर ये रिलक्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये वैल्यू यहाँ पे ये ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलक्टेंस का वैल्यू को कम रखना पड़ेगा अगर एमएमएफ का वैल्यू को हमको इंक्रीज नहीं करना है तो। ओके, जितना ज़्यादा हम रिलक्टेंस का वैल्यू को घटाएंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, कम एमएमएफ में ज़्यादा फ्लक्स मिलेगा। और यही वजह है कि ट्रांसफार्मर में लॉसेज जो होता है कम होता है, क्योंकि उसमें रिलक्टेंस बहुत कम है। पूरा टोटल है कोर मटेरियल पे है लिंकेज, और कोर मटेरियल पे यहाँ पे लिंक है, तो यहाँ पे फ्लक्स रिलक्टेंस वहाँ पे कम है। और रिलक्टेंस जब कम रहेगा तो यहाँ पे कम एमएमएफ में जो रिक्वायर्ड फ्लक्स है वो हमें मिल जाता है, कम मैग्नेटाइजिंग करंट में हमें मिल जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे आए, N इंटू आई होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। ये जो करंट होगा ये मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए होगा। पर इंडक्शन मशीन में यहाँ पे एयर गैप आता है, और एयर गैप का रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि रिलक्टेंस का वैल्यू कम रखने के लिए एयर गैप को बहुत ही कम मिलीमीटर में यहाँ पे रखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट कि इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम जैसे हमें पता है कि कॉपर वाइंडिंग का करेंगे तो वहाँ पे इसका रेसिस्टेंस कम रहेगा। रेसिस्टेंस कम रहेगा तो यहाँ पे कॉपर लॉसेज I² R लॉस कम होगा। तो वाइंडिंग उस ढंग से करें और उस मटेरियल का करें जिसमें लॉसेज कम से कम हो। ओके, और वाइंडिंग करने का भी तरीका वेव लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, तो सभी की चीज़ को कंसीडर करके हमें वाइंडिंग करना पड़ेगा। इंसुलेशन, ओके, तो इंसुलेशन में हमें देखना है कि इंसुलेशन जो पार्ट है, ये चीज़ जितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सुइटेबल यहाँ पे हो। इसका मतलब है कि अगर वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है, इस वाइंडिंग में करंट फ्लो है और एक कोर मटेरियल पे यहाँ पे है, तो इंसुलेशन इस ढंग से हो कि यहाँ पे करंट डायरेक्टली यहाँ पे कोर मटेरियल में ना है। इस वाइंडिंग पे इंसुलेशन होना चाहिए, प्लस एक कोर मटेरियल के आउटर कवरिंग में जहाँ पे बॉक्स है, मान के चलिए बॉक्स यहाँ पे कहीं सेटअप रखा हुआ है,
तो इंसुलेशन इसका भी ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे अर्थ में कहीं मतलब करंट फ्लो ना हो। तो इंसुलेशन और अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग इंसुलेशन, ठीक है। तो इंसुलेशन का लिमिट होता है, जैसे कि आप अगर पावर सिस्टम में देखें तो पावर सिस्टम में इंसुलेशन की जो रिंग होता है, एक रिंग, वो आप ब्लैक कलर का रिंग आप देखेंगे, और एक रिंग जो डिनोट करता है इसका इंसुलेशन 11 केवी तक होता है। अगर मान के चलो कि 33 केवी का लाइन है तो 3 तो होना चाहिए, प्लस कभी सर्ज अगर आ जाए, वोल्टेज में अचानक से फ्लक्चुएशन आ जाए तो एक एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि इसको टॉलरेट कर सके, तो 3 की जगह यहाँ पे 4 रखेंगे। अगर यहाँ पे 4 इंसुलेशन नहीं रख के 2 ही रखते तो क्या होता है यहाँ पे, या 3 ही रखते तो क्या होता है, जब भी कोई सर्ज आता है तो करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू होता है और ग्राउंड में जाता है, जो कि यहाँ पे काफी डिस्टर्ब करता है, मतलब या फॉल्ट वहाँ पे ऑकर होता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कि मशीन के पार्ट्स। मशीन का जो पार्ट है ए रॉबस्ट, रॉबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, रिजिड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर कंसीडर करें कि अगर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, दोनों में अगर कंपेरिजन करें कि कौन ज़्यादा रोबस्ट है, तो स्क्वायर केज का जो रोटर पार्ट होता है सॉलिड स्ट्रक्चर से बना रहता है, ठीक है, उसमें वाइंडिंग नहीं होते हैं रोटर में, तो ये ज़्यादा रोबस्ट होगा। जबकि इसमें स्लिपरिंग में, या वन टाइप इसे कहते हैं, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे वाइंडिंग है, प्लस यहाँ पे स्लिपरिंग्स, यहाँ पे है स्लिपरिंग्स रहेगा तो वहाँ पे मूवेबल पार्ट रहेगा, रिपेयरिंग वहाँ पे मेंटेनेंस का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे अगर रोबस्ट यहाँ पे कंपेरिजन करें तो यहाँ पे स्क्वायर के ज़्यादा रोबस्ट है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो तो उसको मतलब बार बार मेंटेनेंस करने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि मशीन पार्ट में ही कि हमें जब मशीन को डिजाइन करें तो सिर्फ ऐसा ना हो कि उसका वॉल्यूम कम हो। वॉल्यूम अकेला एक फैक्टर नहीं होता है जिसको हम कंसीडर करना है, हमें ये कंसीडर करना है कि उसका वॉल्यूम है, मतलब एरिया जो है जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, टोटल वाइंडिंग्स एंड कोर मटेरियल्स, ठीक है, वो तो कम होना ही चाहिए। साथ साथ में कॉस्ट भी वहाँ पे कम होना चाहिए, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग टाइम में जो कॉस्ट आएगा वो भी यहाँ पे कम होना चाहिए। और मेंटेनेंस कभी अगर खराब होता है तो खराब टाइम में भी मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट वहाँ पे कम होना चाहिए। मतलब टोटल कॉस्ट जो डिजाइन करने में, जो बनाने में, जो ऑपरेट करेगा मशीन, एक तो मशीन से बन के आया तो उसमें जो कॉस्ट लगा, जब हम ऑपरेट करते हैं तो उस टाइम में कितने वहाँ पे कॉस्ट लग रहे हैं, और कभी जब खराब होते हैं तो उस टाइम में सभी चीज़ को कंसीडर यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, ये सब चीज जो मेन कंसिडरेशन था, इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स हैं जिसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे जब हम मशीन को डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें लिमिटेशंस आ सकता है। सैचुरेशन आपने पढ़ा होगा बीएच कर्व में, ठीक है, कि एक पॉइंट के बाद क्या होगा, यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा, और इस सैचुरेशन रीजन में इससे बाद अगर क्या होगा कि हमें थोड़ा सा ये फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ करंट के यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, तो ये सैचुरेशन रीजन में तो वहाँ पे ऑपरेट ना हो। करंट डेंसिटी का लिमिटेशंस, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंसुलेशन का लिमिटेशन कि, और टेम्परेचर राइज का यहाँ पे लिमिटेशन, ये सब चीज़ को यहाँ पे
कंसीडर करना पड़ेगा, जो मेन पार्ट आता है कोई भी मशीन में। इसके अलावा हमने बात किया कस्टमर नीड्स, कि कस्टमर का क्या डिमांड है। ठीक है, हमने अगर मशीन बना रहे 11 kV का और वहाँ पे 33 kV के लिए जा रहा है या किसी अलग वोल्टेज के जा रहा है, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना भी पड़ेगा। तो कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर को अगर चाहिए कि इतने आरपीएम पर मोटर रन करे ताकि उसका काम, कोई भी इंडस्ट्री है तो उसका आरपीएम वो डिसाइड करेगा कि इतने आरपीएम पर काम करेगा, पर आपको उसके अकॉर्डिंग ही आरपीएम डिजाइन करना है ना, कि आपको अपना डिजाइन करके उससे थोप देना है। ओके, हर जगह यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है, नेशनल स्टैंडर्ड। जैसे कि आप मान के चलिए कि आप फ्रिज ही बनाते हैं, तो फ्रिज में भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कि पावर फैक्टर इतना होना चाहिए, उसका रेटिंग उसके अनुसार डिसाइड होता है, 5 स्टार 4 स्टार, वो बिजली कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हर का स्टैंडर्ड होता है, और स्टैंडर्ड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे जो भी उसका नेशनल स्टैंडर्ड है और इंटरनेशनल, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं यहाँ से बना के कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी मीट करना पड़ेगा। में उसके बाद जहाँ आप बना रहे हैं, तो उसके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ से भेजने में आसानी हो, ताकि ऐसा जगह हो, जैसे मान के चलो कि कहीं गुजरात के तट पे या फिर बंगाल पे के तट पे, वहाँ पे सी है, ओशियन है, तो वहाँ पे आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है दूसरे कंट्री में भी। तो ऐसे जगह यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा सुटेबल है जहाँ पे इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो, और वहाँ पे मेंटेनेंस एंड रिपेयर पार्ट, मतलब स्किल लेबर वहाँ पे ऐसा हो ताकि वो मेंटेनेंस यहाँ पे आसानी से हो सके। ऐसा नहीं कि आपका ट्रांसफार्मर खराब हो गया और वहाँ पे कोई है ही नहीं उसको सुधारने के लिए, ओके, या मशीन ही खराब हो गया। और इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग, यहाँ अगर इंडिया की बात करें और रसिया की बात करें, अलग अलग यहाँ पे टेम्परेचर अकॉर्डिंग है, तो उसके अनुसार यहाँ पे मशीन डिजाइन की वहाँ पे क्या क्या फैक्टर होगा इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसको यहाँ भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसको जो यहाँ पे ए पार्ट है, ये वाला पार्ट लिमिटेशंस, इसको भी डिस्कस करते हैं पार्ट 2 में। तो यहाँ तक आज के लिए ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।